हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक, जिस टॉपिक में हम बात करेंगे आर एच विटेकर जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण वो कैसे किया गया है, क्या होगा, क्या कौन कौन से कैटेगरी बनाई गई, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो उस चीज़ को जानने के पहले हम थोड़ा बायोलॉजी की हिस्ट्री पे ध्यान दे लेते हैं, थोड़ा बेसिक्स बात कर लेते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है जानते होंगे आप लोग, लेकिन रिवीजन की तो आवश्यकता होती है। देखिए, अरस्तु जी जो हैं उन्हें बायोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है। अब बात आई बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। पहला आपका है बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। अब बॉटनी है वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी हो गई आपका प्राणी विज्ञान। तो क्या बॉटनी और जूलॉजी के भी जन्मदाता अर्थात पिता जो है अरस्तु को कहा जाएगा? तो ऐसा नहीं है। वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता जो है थियोफ्रेट्स हैं और प्राणी विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान मतलब कि पेड़ पौधे घास इनके सबकी जानकारी होती है, इनके सबके बारे में पढ़ना होगा आपका। प्राणी विज्ञान में मनुष्य के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, ठीक है, आप लोग समझते ही हैं, ठीक। उसके बाद है जीवधारियों का वर्गीकरण। तो अब बात आती है कि जीवधारियों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? क्योंकि ऐसे भी तो हम बिना वर्गीकरण करके भी तो पढ़ सकते थे, क्या जरूरत पड़ेगी वर्गीकरण करने की? तो देखिए, सीधी सीधी आप मोटा मोटी ये समझिए कि आप जब जू में जाते हैं तो वहाँ पर कई तरह के जानवर होते हैं, कई तरह के। आप अगर ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पेड़ पौधे की खेती की जाती है, नर्सरी जहाँ होती है, बहुत तरह तरह के पेड़ आपको मिलेंगे, तरह तरह के जीव जंतु मिलेंगे, तो उन्हें पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया, विचार विमर्श किया कि भैया यदि जानवरों के बारे में पढ़ना है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है, तो इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लें, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाएगी और हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाएंगे और जान पाएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो आधारशिला रखी, जिसने सुझाव दिया, वो थे जॉन रे। जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने ये कहा कि जो है हमको वर्गीकरण करके ही जीवों का अध्ययन करना चाहिए। और उसके बाद आपको कैरोल लीनेज जो है, इनको पिता कहा जाता है वर्गीकरण का। तो कैरोलस लीनेज जो थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी एक पुस्तक लिखी, एक क्या दो तीन पुस्तक लिखी थी, उनमें से दो पुस्तकें हम आपके लिए सामने लेकर आए हैं। इनमें है सिस्टमा नेचुरी और है फिलोसोफिया बॉटनिका। ये दो उनकी बुक्स हैं। इन बुक्स में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे वर्गीकरण हमें करना है और हमने कैसे किया है, ठीक। तो जो ये थे कैरोल लीनियस, इन्होंने कहा कि जगत में जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें दो वर्गों में आप डिवाइड कर लें, ठीक है, दो वर्गों में डिवाइड कर लें। उसके बाद जो इनका नाम दिया, उसने उसको नाम दिया द्विजगत सिद्धांत, डबल किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस आधार पर कैरोलस लीनियस ने ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं उनका नाम जो है लैटिन भाषा के शब्द से नाम रखने की कोशिश की, और कहा कि इसमें जो पहला शब्द आएगा वो उसके वंश को दर्शाएगा, उसके बाद दूसरा शब्द उसकी स्पीसीज अर्थात उसकी जाति को दर्शाएगा। जैसे कि आपका होता है मनुष्य, होमो सेपियंस, ठीक है। तो होमो जो यहाँ पर है, होमो सेपियंस जो होगा, ठीक है, देखो होमो सेपियंस, होमो, उसके बाद सेपियंस, होमो सेपियंस, जो होमो जो इसकी है ये है वंश, वंश हो जाएगा, और सेपियंस जो इसकी जाति है। लेकिन 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 यहाँ पर ऐसे सभी जीव जंतुओं को वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप मान लो ये पूरी पृथ्वी है, आप कह दो कि पृथ्वी पर एक तरफ जंतु रहते हैं, एक तरफ रहते हैं आपके पादप। तो पादप, सभी पादप एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, और ना ही जंतु सभी। मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, ठीक, बकरी है, ये सब मनुष्य में जीवों में थोड़ी ना आ जाएंगे। जीव है, लेकिन इनके भी कैटेगरी बांट सकते हैं आप। जैसे कि आप मान लें कहीं गए हैं, किसी दूसरे देश गए हैं, तो वहाँ पर आप कहेंगे हम इंडियन हैं। किसी ने पूछा आप कहाँ से आए, तो आप कहेंगे इंडिया से। अब वो पूछेगा इंडिया में कहाँ से, तो आप अपना राज्य बताएंगे। फिर वो पूछेगा राज्य के किस जिले से आए हैं, तो अपना जिला बताएंगे। और पूछेगा और क्लासिफिकेशन दीजिए, फिर कहेंगे आप जिले, जिले में मेरा जिला जैसे लखीमपुर है, उसके बाद कहेंगे जिले में कौन सा आपका लगता है गांव, या कौन से आपका
और कोई चीज़ें हैं वो बताएंगे। उसके बाद गांव बता दिया या अपना शहर बता दिया, फिर शहर में सेक्टर कौन सा आपका, सेक्टर मकान नंबर बताइए। तो हर चीज़ का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पर जियो के साथ किया गया। तो इनका जो सिद्धांत है, द्वितीय का सिद्धांत, ये फेल हो गया। मतलब ये नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है लेकिन मतलब इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। उसके बाद आर एच विटेकर साहब आए, कहा कि भैया तुमने तो बताया है वो गलत है, हम बताएंगे। हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 5 भागों में। अब 5 भाग कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए। आर एच विटेकर ने कहा कि पहला जगत होगा मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फिर पादप, फिर कवक, फिर एनिमेलिया। अब ये 5 नाम उन्होंने बता दिए, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, एनिमेलिया। दुनिया के सभी जीव जंतुओं को इन्होंने इन वर्गों में रख दिया कि भैया तुम्हारे पास ये क्वालिटी होगी तो मोनेरा में चले जाओ, मोनेरा वाले मकान में बैठो जाके। ये गुण है तो हाँ प्रोटिस्टा वाले लाइन में बैठो। ये गुण है पादप वाले में चले जाओ। ये गुण है कवक हो गए, और ये वाले गुण है एनिमिलिया बन गए। अब बात आती है कि मोनेरा का होते हैं। तो मोनेरा क्या है, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है प्रोकैरियोटिक। तो आप पढ़ चुके होंगे 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब बढ़िया वाली कोशिका, पैसे वाली कोशिका, ऐसा समझो। और जो तुम्हारी होती है प्रोकैरियोटिक, गरीब कोशिका, महान निहायती तुच्छ कोशिका। गरीब का है कि क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना तो केंद्रक स्थायी होता है, ना ही उसकी केंद्रक झिल्ली होती है। मतलब वो बिल्कुल लचपचुआ होता है, केंद्रक पता नहीं कहाँ पे है, किधर चला गया। और जो केंद्रक झिल्ली होती है वो भी इतनी हल्की होती है कि रोक नहीं पाती है कोशिका को। बात रही गुणसूत्र की, गुणसूत्र मेन होते हैं मुख्य, उन्हीं का सब रोल होता है। और गुणसूत्र भी उनके में एक पाया जाता है, बचा खुचा एक गुणसूत्र। बहुत कमजोर, खाए पिए दुबले हैं दुखिया। उसके बाद यूकैरियोटिक बढ़िया प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीव आ जाते हैं, ये जलीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। तो देखते हैं ये यूकैरियोटिक क्या होता है। अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो बढ़िया पैसे वाली समझ लो, जिनकी कोशिका में थोड़ी दम होती है, उनका नाभिक जो होता है बढ़िया ठोस टाइप का होता है और सब पर कंट्रोल करता है। जैसे हमारे इंसानों की कोशिकाएं, जानवरों की कोशिकाएं, पेड़ पौधों की कोशिकाएं, ये सभी हो जाती हैं यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें सब में पाई जाती हैं, जानवरों में, हमारे में, तुम्हारे सब में है। लेकिन कौन से जीव प्रोटिस्टा होंगे? वे जीव जिनमें एक ही कोशिका होगी, मतलब मजबूत तो है लेकिन एक ही कोशिका से बना है, एक ही कोशिका सब उनका वारा नेरा कर देती है। ये हो गए प्रोटिस्टा, ठीक। और ये जलीय पाए जाते हैं, जल में होते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट है आपका पादप। पादप क्या होते हैं? पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। इनमें देखो कोशिकाएं तो बहुत सी होती हैं। अब एक पेड़ की पत्ती ले लो छोटी सी, उसमें बहुत सी कोशिकाएं होंगी, ठीक है। अब बहुत सी कोशिकाएं तो हैं, लेकिन उन कोशिकाओं के पास एक गुण भी है कि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेती हैं। मतलब कि खाना बनाने के लिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सीधा प्रकाश आया, खाना बना, खा लिया। तो प्रकाश संश्लेषण कर लिया उन्होंने। प्रकाश संश्लेषण का मतलब ही यही होता है कि प्रकाश से भोजन बनाना। काश ऐसा इंसानों में संभव होता तो बहुत मजा आ जाता। तो देखिए ये होते हैं शैवाल। शैवाल जो होते हैं जल में पाए जाते हैं। शैवाल जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ये अपना प्रकाश से भोजन बना लेते हैं। और होता है मांस। मांस ये मांस नहीं है, ये है मांस, एक होता है पौधा। और पुष्पीय अपुष्पीय। पुष्पीय अपुष्पीय आप जानते होंगे, गुलाब का फूल वाला। पुष्पी मतलब जो पुष्प दे दे, अपुष्पी जो पुष्प ना दे। मतलब ऐसे पेड़ नहीं जिनमें फूल ना आवे, मतलब इनकी क्वालिटी होती है, इनमें पुष्प नहीं आते, ठीक। तो क्लियर। अगला देखिए कवक। कवक क्या होते हैं? बात वहीं यूकैरियोटिक कोशिका होनी चाहिए, मतलब बढ़िया वाली कोशिका है कवक के पास, लेकिन ये खाना भाई नहीं बना पाते। ये कहते हैं चाहे धूप निकले या अंधेरा हो, कुछ हो, हम खाना नहीं बनाएंगे, हम दूसरे घर में खाएंगे। मतलब कि यूकैरियोटिक कोशिका हो और वे परपोषी हों, मतलब कि दूसरे पर आधारित हों, परजीवी हों, दूसरे पर जीवित रहे, दूसरे के घर में जाके खाया हमें। मर्तजीवी हों, मतलब बचा कुचा, मतलब कि सड़े गले चीज़ों को खाकर पैदा, मतलब उनमें जीते हैं। इनकी कोशिकाएं भित्ति काइटिन की बनी होती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा मुझे लगता है। उसके बाद एनिमिलिया सबसे बढ़िया, और बचे खुचे इसमें डाल दिए सब, कहा कि सब एनिमिलिया हो गए, जिनमें ये गुण नहीं, जिनमें ये गुण नहीं, ये गुण नहीं, ये गुण नहीं, ये गुण नहीं,
सब भैया एनिमिलिया वाले कमरे में बैठो जाके। यह हो गया बहुकोशिकीय कोशिका में बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव है रखे गए हैं। बहुकोशिकीय का मतलब इनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 नहीं, अनंत कोशिकाएं समझ लो, गिन नहीं पाओगे इतनी होती हैं। यूकैरियोटिक का मतलब अमीर कोशिका, मतलब पैसे वाली कोशिका, बढ़िया कोशिका, जिसके पास केंद्रक झिल्ली होती है और केंद्रक का सब पर नियंत्रण रहता है, वो हो गई तुम्हारी यूकैरियोटिक कोशिका। फिर इनको मेटाजोआ कहते हैं, कह दिया भाई, मन है कह दिया मेटाजोआ। उसके बाद जैसे तुम्हारा जेलीफिश, अब इनमें तो सब आ जाएंगे, ये बचे वाले सब जो इनमें हैं, उसके बाद जितने बचे सब इसमें डाल दो। जेलीफिश हो गई, कृमि हो गए, सितारा मछली हो गई, गोल वाली मछली जैसी मछली, समय मछली, सरीसृप हो गए, कुत्ता बिल्ली भैंस, उभयचर हो गए, मेढक, उसके बाद पक्षी हो गए, चिड़ैया मोर मुर्गी, उसके बाद स्तनधारी हो गए, मनुष्य हैं, बाकी सब कुछ हैं, जानते हैं आप। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो आर.एच. व्हिटेकर का ये सिद्धांत है वर्गीकरण का, इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और जो आपका ये वाला है कैरोलस लिनियस का, इसे द्विजगत सिद्धांत कहते हैं, मतलब कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने कहा था कि दुनिया में केवल 2 तरीके में बांट दो, सब बराबर, 2 क्लास हैं, एक क्लास में आधे लोग, एक क्लास में आधे लोग बैठो। इन्होंने कहा भैया 5 कक्षाएं बनाओ, एक कक्षा में मोनेरा वाले बैठे हैं, एक कक्षा में प्रोटिस्टा, एकम पादप, एकम कवक, एक में एनिमिलिया, बच्चे खुचे एनिमिलियम, एनिमिलिया वाला क्लास बहुत बड़ा होगा। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।